लास्ट लेक्चर में हमने डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री या इसे कहा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में समझने की कोशिश की थी। और हमने ये पाया था कि जो आज हम डेमोक्रेसी का फॉर्म देखते हैं वो शायद वैसा शुरुआती दौर में नहीं था और धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। यानी कि अगर हम देखें वैशाली के नगर राज्य जो भारत में प्रचलित था गणतंत्र, या फिर हम उसकी एक सिमिली स्थापित कर सकते हैं ग्रीक पीरियड में कि ग्रीस के एथेंस और स्पार्टा के जो सिटी स्टेट थे, तो उस दौर से आज के दौर तक जो लिबरल डेमोक्रेसी की यात्रा रही है वो बहुत उतार चढ़ाव की रही है। तो ये हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी और हमने कंक्लूजन में ये भी पाया था कि अब लगभग निर्विवाद रूप से अनडाउटली डेमोक्रेसी एक ऐसे टूल की तरह स्थापित हो गई है जो कि पब्लिक वेलफेयर को करने में शायद सबसे ज़्यादा सक्षम है। आज हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाएगा लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने दो टाइप्स इसमें बताए हैं आपको। पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये आप नोट कर लें। और दूसरा टाइप जो है डेमोक्रेसी का वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हिंदी में। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बीच में क्या अंतर है, क्या इसके टूल्स हैं, किस प्रकार से इसमें शासन किया जाता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये आज के चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपुल डायरेक्टली टेक पार्ट इन गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे कानून बनाने में और शासन करने में भाग लेती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी चाहिए थोड़ा सा, और ये बात बड़ी रोचक भी है कि डेमोक्रेसी का जब शुरुआत हुई थी तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से ही हुई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे नगर राज्यों का विकास हुआ और वो बड़े नेशन स्टेट में बदलने लगे, तो शायद डायरेक्ट डेमोक्रेसी इतना फिजिबल नहीं रह गया था, यानी कि वो इतना प्रैक्टिकल नहीं रह गया था, क्योंकि बड़े राष्ट्र हैं जैसे भारत है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, इनको गवर्न करने के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी लगाई जाए। लेकिन आज भी विश्व के कई हिस्सों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, और यह भी कहा जाता है कि यह डेमोक्रेसी का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सीधे जनता भाग लेती है लॉ मेकिंग की प्रोसेस में। तो उदाहरण मैंने आपके सामने स्क्रीन पर यह लिखा है कि फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कह रहे हैं कि जनता सीधे शासन में भाग लेती है, तो इसको करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स होंगे, कोई उपकरण होंगे, कोई साधन होंगे, तभी तो जनता भाग ले सकेगी शासन में सीधे। तो मुख्य रूप से, हालांकि 5 टूल बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 4 हैं, 4 टूल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला टूल है जिसे कहा जाता है रेफरेंडम। ठीक है, दूसरा टूल है जिसे कहा जाता है इनिशिएटिव, तीसरा टूल है जिसे कहा जाता है रिकॉल, और चौथा टूल है जिसे कहा जाता है प्लेबिसाइट। हिंदी में भी मैं आपको बता दूं कि 4 प्रमुख उपकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये जो 4 टूल्स हैं, इनके माध्यम से ही जनता सीधे शासन में भाग लेती है। 4 टूल्स मैंने आपको अभी जैसे बताए, इनको आप हिंदी में भी चाहें तो नोट कर लें। रेफरेंडम को कहा जाता है लोक निर्णय, इनिशिएटिव को कहा जाता है आरंभन, रिकॉल को कहा जाता है प्रत्यावर्तन, और प्लेबिसाइट को कहा जाता है जनमत संग्रह। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेफरेंडम या लोक निर्णय क्या चीज है, फिर हम इनिशिएटिव या आरंभन को, रिकॉल या प्रत्यावर्तन को, और जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेफरेंडम में जनता के रिप्रेजेंटेटिव, या जैसे संसद है, जो संसद है वो हमारी जनता की प्रतिनिधि है,
रिप्रेजेंटेटिव है। सो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं जब कोई कानून बनाते हैं या कोई भी संसद जब कोई कानून बनाती है तो उसके बाद उसके रेक्टिफिकेशन के लिए कि वो कानून लागू होगा या नहीं होगा या वो उस कानून सही है या नहीं है, उसको जो है वो जनता के बीच में भेजा जाता है। यदि जनता एक निश्चित बहुमत से उसको पास कर देती है तो कानून बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसे कहा जाता है रेफरेंडम। ठीक है। दूसरा चलते हैं आरंभन या इनिशिएटिव। आरंभन में क्या होता है कि जनता स्वयं कानून का रफ ड्राफ्ट बना करके, यानी कि एक जिसे कहते हैं शुरुआती जो ड्राफ्ट है वो बना करके संसद को देती है और संसद उस कानून में यदि आवश्यक हुआ, इफ नेसेसरी, उसमें अमेंडमेंट करती है, चेंज करती है, नहीं तो उसी को जो जनता ने कहा है कानून बनाने के लिए उस पर कानून बना के जनता के पास देती है। तो इनिशिएटिव आरंभन क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहां पर कानून बनाने की जो शुरुआत की है वो जनता ने की है, इनिशिएट जो है वो जनता ने किया, इसीलिए इसे इनिशिएटिव कहा जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिकॉल। तो रिकॉल का मतलब प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजा संसद में और आपको 1 साल बाद लगता है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे वापस रिकॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं वापस। तो इसे कहा जाता है रिकॉल। ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ रिकॉल की प्रथा नहीं है, ज़्यादातर बड़ी डेमोक्रेसीज में नहीं है। एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे वो ये कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी हद तक जनता से बंधे होते हैं। जैसे आपने रेफरेंडम में या लोक निर्णय में देखा कि जनता के पास कानून की स्वीकृति के लिए कानून जो है जनता के पास भेजा जाता है। ठीक है। रेक्टिफिकेशन के लिए या फिर कंसेंट के लिए, सहमति के लिए भेजा जाता है। इनिशिएटिव में जनता खुद कानून बनाती है और रिकॉल में रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जनता यदि उसके काम से खुश नहीं है तो उसे वापस बुला सकती है, रिकॉल कर सकती है। ठीक है ना। और प्लेबिसाइट में क्या होता है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है, कि किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने से पहले जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो संसद होती है वो जनता की राय शुमारी करती है, यानी कि जनमत जानने की कोशिश करती है। जैसे किसी भी चीज पे वोटिंग करा लेगी, मान लीजिए लेट्स से एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि फार्म बिल बनाना है अगर गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी है अगर, तो जनता की राय सबसे पहले ली जाएगी कि क्या आप फार्म बिल के इस बिल के विरोध में हैं या सहमति में हैं। तो जैसा भी बहुमत का निर्णय होगा उसी आधार पर वो कानून बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 4 मुख्य रूप से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं। मैंने आपको बताया दिया। एक बहुत सुंदर एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। हालांकि बहुत सारे कैंटन ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादातर बड़ी डेमोक्रेसीज जो हैं वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने स्क्रीन पर भी लिखा, आप देख सकते हैं कि इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपुल गवर्न थ्रू देयर डेपुटीज और रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जितने भी बड़े देश हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ये सब रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपना जनता शासन में भाग लेती है, सीधे शासन में भाग नहीं लेती। अब थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की देखिए खूबियां तो ये है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जनता शासन में भाग ले रही है सीधे तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन कमी वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जनता जो है वो रिकॉल भी कर सकती है, फिर रेफरेंडम भी कर सकती है, कानून बनाने की शुरुआत भी कई बार जनता करती है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इससे क्या है कि एफिशिएंसी जो हमारे स्टेट की है वो कम होती है। तीसरी चीज़ ये है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्विट्जरलैंड जैसे स्टेट में तो जनता डायरेक्ट डेमोक्रेसी में एडजस्ट कर सकती है,
लेकिन जहाँ शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा नहीं है कुछ देशों में, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिजिबल या प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे स्टेट्स में या छोटे नेशन स्टेट में ये काम कर सकती है, लेकिन बहुत बड़े स्टेट्स में जैसे चाइना, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे बड़े कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना एक बहुत फिजिबल चीज़ नहीं लगती या बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लगती। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखें। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो खूबी है वो ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि आप एक बार सांसद चुन लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, और उसके बाद वो सारा काम लॉ का करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि कई बार जनता के बीच में, आम जनता के बीच में और कानूनों के बीच में और उनके डेपुटीज या रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक गैप दिखता है कि जनता कुछ चाहती है, लेकिन क्योंकि वो 5 साल के लिए वहां चले गए हैं तो वो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, ना कि जनता के हिसाब से। तो दोनों में से ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के हिसाब से जो डेमोक्रेसी का स्वरूप है वो चेंज होता रहता है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे जैसे नगर निगम के चुनाव हैं या फिर पंचायत के चुनाव हैं, कुछ देशों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, वहाँ वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी नोट पर आपको टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो लेक्चर है वो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा।